Hello and welcome you all again in your history class. So it's your teacher Deepak Tiwari here with some interesting topic today, that is the revolt of 1857, 1857 की क्रांति, या जिसे हम द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं हम इसे द ग्रेट अपराइजिंग के नाम से भी जाना करते हैं। आखिर इसे ग्रेट अपराइजिंग कहा ही क्यों गया, ये क्यों ग्रेट अपराइजिंग है या द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, आइए जानते हैं। द ग्रेट अपराइजिंग क्योंकि ये ऐसी रिवॉल्ट था या म्यूटिनी कह सकते हैं जो कि एक बड़े पैमाने पर था। ग्रेट यानी अगर देखें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो इंडिया के लोग जो उस समय थे कभी भी इतनी भारी मात्रा में इसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट नहीं किया था किसी ने, इसलिए इसे हम द ग्रेट अपराइजिंग कहते हैं। और कह सकते हैं यहीं से अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजों के अगेंस्ट हमारा जो रिवॉल्ट था या यूं कहे द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है। यानी 1857 से लेके 1947 तक ये वार का जो इंडिपेंडेंस है ये इसकी शुरुआत 1857 से ही शुरू होती है। सो इन दिस चैप्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सो आवर टुडेज सेशन इज मेनली बेस्ड ऑन द कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट 1857। आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति अस्तित्व में आई। तो आज हम इसको बेसिकली कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, टेक हैव सम क्विक पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। दैट इज कि जब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, एट दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे वो थे विस्काउंट पाल्मरस्टोन, and the governor general of India during 1857 that is Lord Canning, and the Mughal emperor जो लेटर मुगल्स थे उसमें बहादुर शाह सेकंड का यहाँ पर मुगल एम्परर का रूल था, and the commander of the British army who suppressed the revolt, जिसने इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया, दमन किया, उसका नाम है कॉलिन कैंपबेल। एंड द सिंबल ऑफ द रिवॉल्ट वाज द लोटस एंड चपाती या ब्रेड। लोटस और चपाती या ब्रेड कह सकते हैं। तो दीज आर सम की पॉइंट्स और की फैक्टर्स। तो ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू द रिवॉल्ट 1857। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो लुक, ये सारे कीवर्ड्स हो गए, की पॉइंट्स हो गए। अगर इसके आगे बढ़ते हैं, द कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट 1857, कौन कौन से ऐसे कॉजेस थे। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट किस में करूंगा, मैं आपको बता दूं। मैंने इसको डिवाइड किया है पूरे चैप्टर को कि इसका फॉर्म, यानी कि आखिर ये इसका फॉर्म क्या था, ये वास्तव में क्या केवल म्यूटिनी थी, ठीक है, क्या ये रिवॉल्ट था, कि यूं कहूं इसका नेचर क्या था, नेचर ऑफ रिवॉल्ट, इसका नेचर क्या था, ठीक है, फॉर्म। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉजेस, ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे कॉजेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस रिवॉल्ट के लिए। देन कमेंसमेंट यानी इसकी स्टार्टिंग, ये कैसे स्टार्ट होता है। देन उसके बाद ये कैसे स्प्रेड होता है। ओके, देन द कॉजेस ऑफ द फेलियर, ये फेल क्यों होता है, फेलियर, and after that the result or the consequences of the revolt. So basically I have divided this chapter, the great uprising or the revolt of 1857, into these parts. So nature, आखिर इसका नेचर क्या था कि इसको हम म्यूटिनी कहें, क्योंकि कुछ लोग ने इसको केवल एक सिपाही म्यूटिनी कहा, इंडिपेंडेंस का वॉर कहा ही नहीं, ग्रेट अपराइजिंग कहा ही नहीं। लेकिन कुछ लोग इसके नेचर को मानते हैं कि नहीं, यहीं से स्टार्टिंग हो गई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, इंडिया की, ये केवल सिपाही म्यूटिनी नहीं था, ये उससे कुछ ज्यादा था। खैर, इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि आखिर वास्तव में इसका अस्तित्व क्या है, इसका नेचर क्या था। उसके पहले तो बेसिकली आज हम करेंगे कॉजेस, इसके कौन कौन से कॉजेस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट होता है। देन इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम कमेंसमेंट की, कैसे वो स्टार्ट होता है, कैसे वो फैलता है, कैसे उसको सप्रेस किया जाता है, वो उसका फेलियर के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल रीजंस होते हैं, एंड द रिजल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर द रिवॉल्ट 1857। सो
Dear students, our today video is related to or based on mainly the causes. So let's move towards it. The causes of the revolution. So what are the causes? तो causes को मैंने divide किया है. सबसे पहला आपका political cause. Political causes, then economical causes, then socio-religious causes, socio-religious causes ये तीसरा, then उसके बाद military cause and the fifth one is immediate cause. So I have divided the causes into the 5 parts. मैंने 5 causes के आधार पर इसके कारण को मैंने बताया है. Political causes, some of the economical causes, the socio-religious causes, military causes and immediate causes. So dear students, we know that कि हिस्ट्री में कोई भी जो इंसिडेंट होता है उसके लिए केवल एक रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. So any event in our history have the various causes due to which the incident took place. तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे केवल पॉलिटिकल कॉजेज को. आइए, सो पॉलिटिकल कॉजेज की बात करें. पॉलिटिकल कॉजेज की बात करें, द फर्स्ट वन इज द पॉलिसी ऑफ doctrine of lapse. So the first cause under which there is a policy of doctrine of lapse. तो आपको मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में और वीडियो में बताया था, there is a policy which is known as the doctrine of lapse were introduced by the Lord Governor General लॉर्ड डलहौजी. तो लॉर्ड डलहौजी ने 1846 से 1856 के बीच में जिस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया उस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो ये एक पॉलिसी थी अंडर विच उस समय जो भी रूलर होता था, अंडर दिस पॉलिसी क्या होता था, अकॉर्डिंग टू इट जो भी रूलर होता था अगर वो मर जाता है तो उसका जो नेचुरल हेयर होता है यानी उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी अगर उसका नहीं है रूलर का मरने के बाद, तो जो भी उसकी एम्पायर होगा, उसकी एम्पायर की टेरिटरीज होगी, उसका लैप्स किसमें कर दिया जाएगा, ब्रिटिश टेरिटरीज में कर दिया जाएगा. यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर इन केस देयर इज नो नेचुरल हेयर ऑफ दैट रूलर, द होल टेरिटरी ऑफ दैट पर्सन और अ रूलर विल बी लैप्स्ड इनटू द ब्रिटिश टेरिटरीज. तो उसका विलय, लैप्स का मतलब क्या होता है, विलय. तो उसकी सारी की सारी टेरिटरीज का जो विलय है वो किसमें कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका लैप्स ब्रिटिश टेरिटरीज में हो जाएगा. सो ड्यू टू दिस पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, उसने क्या किया, महाराष्ट्र के सतारा, नागपुर और मध्य प्रदेश का झांसी और सामलपुर, इन जगहों की टेरिटरीज को लैप्स करवा के ब्रिटिश टेरिटरी में मिला दिया था. ठीक है. तो ड्यू टू दिस दोज इंडियन रूलर्स, तो ऐसे रूलर्स हु लॉस्ट देयर टेरिटरीज, जिसकी इस पॉलिसी की वजह से जिन्होंने अपनी टेरिटरीज को लॉस कर दिया था, सो दे वेयर द स्टॉन्च एनिमीज ऑफ द ब्रिटिशर्स. वो बहुत ही कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, एनिमी बन जाते हैं ब्रिटिशर्स के. और जिसकी वजह से जब आगे चलकर 1857 में रिवॉल्ट ब्रोकआउट होता है, तो यही सारे रूलर्स जाकर क्या करते हैं, शामिल हो जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया. ठीक है. सो ये पहला रीजन हो गया, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी. ठीक है. लॉर्ड डलहौजी जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, 1846 से 1856 के बीच में इस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया था. देन द सेकेंड पॉलिसी वाज द एनेक्सेशन ऑफ अवध. सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, that is 7th of February
7 फरवरी 1856 का टाइम था। ऑन 7th of February 1856 द नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध, अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसके ऊपर मेल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुशासन का आरोप लगाया गया कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं। किसने? ब्रिटिशर्स ने। किसके ऊपर? नवाब वाजिद अली शाह जो कि अवध का नवाब था, उसके ऊपर मेल एडमिनिस्ट्रेशन कुशासन का उन्होंने क्या लगाया? आरोप लगाया और उनको उनके थ्रोन से एनेक्स कर दिया, थ्रोन से हटा दिया, उनके सिंहासन से उनको हटा दिया। ठीक है। देन इसके पहले अगर 1856 या इस घटना के पहले, इस इंसिडेंट के पहले की अगर बात करें तो जो अवध के जो नवाब हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स के प्रति बहुत ही लॉयल हुआ करते थे। बट ड्यू टू दिस इंसिडेंट दैट वाज टू प्लेस इन 7th of February 1856, जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया तो ये सारे के सारे जो नवाब होते हैं ये किसके खिलाफ हो जाते हैं? ब्रिटिश के खिलाफ। और जब ब्रिटिश के खिलाफ ये होते हैं तो आगे चलकर रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट यही करते हैं। इसके साथ ही अगर अवध की बात करें तो मिलिट्री में या जो आपकी ब्रिटिश आर्मी थे उसमें अधिकतर जो लोग थे वो अवध के थे, बिहार के थे। तो अवध के जो आर्मी पर्सनल्स थे या सोल्जर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? उनको वहां से हटा दिया गया, उन पर बैन लगा दिया। देन आगे चलकर यही जो सिपाहीज होते हैं और सोल्जर्स होते हैं, ये जो सिपाही म्यूटिनी 1857 में होती है उसमें बाकी सिपाहियों का साथ देते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं। देन दैट वाज द सेकंड कॉज अंडर द पॉलिटिकल कॉज। देन थर्ड कॉज जो आता है वो है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह सेकंड। सो जो डिसरिस्पेक्ट होती है तो बहादुर शाह सेकंड जो कि एक मुगल एम्परर था ड्यूरिंग दैट टाइम इन 1850s, तो होता क्या था? इसकी एज क्या थी? 18 ईयर्स। द रूलर वाज 80 years old and Lord Dalhousie announced that, लॉर्ड डलहौजी ये अनाउंस करता है कि दैट जब ये मर जाएगा यानी आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह सेकंड, तो उसके जो सक्सेसर्स होंगे वो रेड फोर्ट जो होगा उसके पैलेस को छोड़ देंगे। यानी कि उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह उसका सक्सेसर उस रेड फोर्ट के इंपीरियल पैलेस में रहे। तो पहला ये हो गया। देन अति तो तब हो जाती है जब लॉर्ड कैनिंग आता है और लॉर्ड कैनिंग क्या कहता है कि इसके सक्सेसर को हम एम्परर या सुल्तान कंसीडर करेंगे ही नहीं, यानी कि द सक्सेसर जो होता है वो टाइटल लेगा ही नहीं। इसके सक्सेसर को, बहादुर शाह के सक्सेसर को एम्परर का टाइटल दिया ही नहीं जाएगा। अब इससे क्या होता है? जब ये सारी चीजें अनाउंस होती है लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग की तरफ से, तो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो बहादुर शाह के सपोर्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के। और यही कारण है कि 1857 को जो रिवॉल्ट था उसमें मुस्लिम्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के रिवॉल्ट का साथ दिया, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। तो जिसकी वजह से इस डिसरिस्पेक्ट यानी बहादुर शाह की एक तरफ से बेइज्जती हो जाती है और डिसरिस्पेक्ट का जो बिहेवियर शो किया जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, इनके लिए ये मुसलमानों और जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के हमारे लोग थे इनको रिवॉल्ट के लिए प्रेरित करता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। चलिए, सो ये आपका तीसरा कॉज था अंडर द पॉलिटिकल कॉज। देन द फोर्थ इज द ट्रीटमेंट मेटेड आउट, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहेब, टू नाना साहेब। अब यहां पर देखिए, सो लॉर्ड डलहौजी जो होता है वो क्या करता है? नाना साहेब के बारे में बता दूं तो नाना साहेब वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ एक्स पेशवा बाजीराव सेकंड। तो नाना साहेब कौन होते हैं? नाना साहेब जो बाजीराव सेकंड होते हैं, पूना की टेरिटरी, ये पूना के पेशवा होते हैं बाजीराव सेकंड। तो उनके दत्तक पुत्र यानी कि एडॉप्टेड सन, जिनको गोद लिया हुआ बेटा कहते हैं, तो नाना साहेब वो होते हैं। देन अब केस क्या आता है कि लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था वो ये अनाउंस करता है कि हम इनको यानी नाना साहेब को, जो कि एक्स पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र हैं, ठीक है, उनको हम कोई भी पेंशन पे नहीं करेंगे।
यानी उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं बाजीराव के बाद। तो इसलिए अब नाना साहिब, नो डाउट कि नाना साहिब को बाजीराव सेकंड से बहुत ज्यादा वेल्थ मिली थी। अब नाना साहिब ने क्या किया, इस सारी वेल्थ का यूज रिवॉल्ट के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए लगा दिया। अपने लोगों को ये देश के अलग अलग कोनों में भेजते रहे और लोगों को ये कहते थे कि इस वेल्थ को यूज करो कैसे भी, बट लोगों को प्रेरित करो कि वो अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट करें। इस तरीके से नाना साहिब का जो ट्रीटमेंट, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने नाना साहिब के साथ ट्रीटमेंट किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज होता है 1857 की क्रांति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द फिफ्थ इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन resources. So look, so British drained out the important resources from India to England. आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, मैंने इसके जस्ट पहले आपको पढ़ाया था। सो मिस यूटिलाइजेशन जो इंडियन रिसोर्सेज था वो इस तरीके से होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं इंडिया की सारी वेल्थ इंडिया से इंग्लैंड लेकर चले जाते हैं। इन केस ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स की बात करते हैं, ट्रेड के माध्यम से। तो ये सारी की सारी चीजें जो वेल्थ है इंडिया की, वो एज अ रिसोर्स कहाँ लेके चले जाते हैं, इंग्लैंड लेके चले जाते हैं। सो ब्रिटिश ने कभी भी इन जो वेल्थ ये इंडिया से लेते हैं एज अ टैक्सेशन, एज अ रेवेन्यू कलेक्शन, सो कभी भी इन्होंने उस टैक्स को इंडिया के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश ही नहीं की। दे यूटिलाइज्ड ऑल द वेल्थ विच वाज कलेक्टेड बाय द इंडियंस टू देयर कंट्रीज। वो इंग्लैंड में यूज करते चले गए क्योंकि उस टाइम में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा होता है। सो अब तो ये बात होगी, लेकिन अब जनता में क्या होता है, इसके प्रति आक्रोश होता है और डिससैटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि बिफोर द रूलर एज अ ब्रिटिश, इंडिया के जो लोग से जो टैक्सेशन या रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, तो जो रूलर्स होते थे वो उस टैक्सेशन का, उस रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन इधर के लोगों के वेलफेयर के लिए किया करते थे, उनके डेवलपमेंट के लिए किया करते थे। बट ब्रिटिश के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो इसीलिए लोगों को धीरे धीरे एकजुट करता चला गया ये डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, चलिए अब सिक्स्थ रीजन है आपका अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। सो लुक, अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हुआ करते थे उसमें इंडियंस का रोल, कैसे इंडियंस का रोल हुआ करता था, जो इकोनॉमिकली थोड़ा मजबूत होते थे, जो आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ करते थे और अपर हायर कास्ट से बिलोंग करते थे, क्रीड से बिलोंग करते थे, केवल उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेशन करें। बट इसमें भी क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। इसमें डिस्क्रिमिनेशन ये था कि इंडियंस को जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट मिलती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो केवल सूबेदार की थी, यानी कि ये केवल इंडियंस जो थे वो सूबेदार तक जा सकते थे। देन उसके बाद उनके लिए कोई पोस्ट निर्धारित की ही नहीं गई थी, तो कोई भी इंडियन सूबेदार से ऊंची पोस्ट लेता नहीं है, और इसका जो पार्टिसिपेशन था इंडियन का इन एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत थोड़े से प्रोपोर्शन में था। तो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, व्हिच ensures the 1857 revolution or the revolt. So under the political cause, ध्यान से देखिए, पॉलिटिकल कॉज के अंतर्गत मैंने आपको ये 6 कॉज 1 2 3 4 5 6 देयर आर द 6 कॉजेज अंडर द पॉलिटिकल कॉजेज व्हिच आई हैव टोल्ड यू। तो ये सारी चीजें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। So if you look towards the economical causes, under which the first cause is the impoverishment of the cultivators, यानी कि कल्टीवेटर्स की गरीबी। ठीक है, कि ऐसी सिस्टम, ऐसा रेवेन्यू सिस्टम जिसने कल्टीवेटर्स को गरीबी में यानी पॉवर्टी में झोंक दिया। तो उसमें अगर देखें तो पहली बात तो क्या है कि परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आता है एंड विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में एक प्रकार का परमानेंट सेटलमेंट या रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस रेवेन्यू सिस्टम का मतलब ये है कि इट रेवेन्यू सिस्टम मेड जमींदार्स एट द एक्चुअल
और द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द लैंड, जमींदारों को लैंड का ऑनरशिप दे दिया जाता है एंड जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका 10% रख कर ये लैंड ओनर बाकी 90% किसको दे दिया करते थे, अंग्रेजों को दे दिया करते थे। एंड द लैंड रेवेन्यू वाज आल्सो इंक्रीज, उसमें इंक्रीमेंट होता है बहुत ज्यादा। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है और परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड इन अ सर्टेन डेट, यानी कि आपका क्रॉप भले फेल हो जाए, भले नेचुरल कैलेमिटीज से फेल हो जाए या प्रोडक्शन का लेवल कम हो, चाहे जो भी हो, लेकिन हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए ही, वो भी फिक्स्ड डेट पे। तो हाउ इट इज पॉसिबल, जाहिर सी बात है अब अगर होता है कि वो नहीं दे पाता है कल्टीवेटर या पीजेंट, तो क्या होगा, उसकी लैंड को छीन लिया जाता था एंड द लैंड वाज विल बी ट्रांसफर्ड टू द ओनर और द लैंड ओनर, जमींदारों के हाथ में चली जाती थी। तो 1793 में आपका परमानेंट सेटलमेंट। देन उसके बाद अगर देखें, एंड मैं आपको बता दूं कि ये परमानेंट सेटलमेंट वर इंट्रोड्यूस इन द रीजन्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। देन अबाउट वन द महलवारी सिस्टम दैट इज 1833, ठीक है, 1719 में 3 में ये हो गया। देन 1833 में आपका महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन विल बी ऑन द हेडमैन ऑफ द विलेज, यानी महल क्या होता था, महल होते थे विलेजेस का ग्रुप और हर विलेज के ग्रुप में एक हेड होता था, हेड पर्सन जो कि रेवेन्यूज को कलेक्ट करता था और ब्रिटिशर्स तक पहुंचाता था। इस तरीके से जो इंट्रोडक्शन ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम होता चला गया और इंक्रीजमेंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, वो उसने बहुत ही ज्यादा डेप्थ में कल्टीवेटर्स को डाल दिया, पीजेंट्स को डाल दिया, पॉवर्टी लेवल उनका बढ़ने लगा। एंड द महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया की बात करें तो, ठीक है। देन द थर्ड सिस्टम इज द रेवटवारी सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। देन 1793 में था ये और ये 92। देन रेवटवारी सिस्टम अगर आप देखें तो ये 1792 में इंट्रोड्यूस होता है बाय थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो ने इसको 1792 में रेवटवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया व्हिच वाज प्रैक्टिस्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। सो द पीजेंट्स और द रायट्स एज ओनर ऑफ द लैंड के ओनर वही होंगे और रेवेन्यू वो डायरेक्टली किसके, ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स को पे करेंगे, बट द लेवल ऑफ द रेवेन्यू विल बी 33 to 55%। अब आप समझिए कि 33 to 55% अगर वो रेवेन्यू किसको दे दे, सरकार को दे दे, तो कैसी उसकी स्थिति होगी। और क्रॉप फेलियर में इनकी कंडीशन बहुत ही वर्स हो जाती थी। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड रेवेन्यू कलेक्शन एंड देयर इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स, देन इतना एक्सप्लॉयटेशन हो जाता था कि ये लैंड से अगर दे आर नॉट बी एबल टू पे द रेवेन्यू, दे एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर लैंड्स, उनको उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती थी और लैंड ओनर्स को दे दी जाती थी या ब्रिटिशर्स खुद ले लेते थे। एंड अब अपने इन रेवेन्यू को पे करने के लिए उन्हें मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता था और अगर वो मनी लेंडर्स के डेप्थ में होते चले जाते थे जिसकी वजह से उनको पॉवर्टी होती चली गई, वो गरीब होते चले गए। सो ये एक पहला कॉज था अंडर द इकोनॉमिकल कॉजेज। और जब रिवॉल्ट होता है तो ये सारे के सारे किसान पीजेंट 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट में खड़े होते हैं। देन the second reason in economical cause is the ruin of trade and handicraft। so अगर मैं कहूँ तो there were the high duty tax imposed on the Indian silk and Indian textile, cotton textile in England। तो जो भी सिल्क का या कॉटन का सामान इंडिया से इंग्लैंड जा रहा होता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी टैक्स इंग्लैंड में इन सामानों के ऊपर लगाया जाता था। 70 to 80% आपका हैवी ड्यूटी टैक्स जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं वो लगाते थे। अब आप समझिए कि एक प्रोडक्ट उसमें 70-80% केवल टैक्स लगा दिया सरकार ने, बाकी वो सामान बिका कितने में होगा। और जब वो उसका पैसा इंडिया में उन हैंडीक्राफ्ट पर्सन के हाथ में आएगा तो बचेगा कितना। अगर 100 रुपए की चीज है और उसमें आपने 70 रुपए केवल टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो अब कुछ सामान वो उसमें से बचेगा, 10 रुपए की कमाई उस सामान को बेचने से हुई, तो बचा क्या 20 रुपए। तो वो 20 रुपए क्या भारत में आएगा और कल्टीवेटर्स सॉरी ये हैंडीक्राफ्ट और जो ट्रेडर्स थे क्या वो संतुष्ट होंगे? नहीं, क्योंकि सामान तो वो 100 रुपए का बेच रहे हैं, 70 रुपए एज अ टैक्स इंग्लैंड ले रहा है। देन 10 रुपए 10 रुपए 20 रुपए में उनका क्या होने वाला है?
बिल्कुल। तो हैंडीक्राफ्ट्स की पोजीशन बहुत ही खत्म होती चली जाती है, वो इससे बिल्कुल अगेंस्ट में होते हैं। और वहीं पर एक तो बहुत ही हैवी टैक्स इंडियन सामान पर इंग्लैंड में लग रहा है, और बल्कि जो इंग्लैंड से इंडिया में सामान आ रहा है उसमें कोई टैक्स ही नहीं, फ्री ऑफ टैक्स। अब आप समझिए ये कंडीशन ऐसी होती है कि इससे हैंडीक्राफ्ट और जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। एंड इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो इंडिया से बहुत ही चीप प्राइस में इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे ब्रिटेन में, और वहां से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आते थे वो यहाँ पर मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत महंगे बिकते थे, द प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट के साथ बिकते थे। जैसे जैसे करते करते हैंडीक्राफ्ट जो पर्सन थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिसंस थे, इनकी स्थिति बहुत खराब होती चली जाती है, ये डेप्थ में चले जाते हैं, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो सामान का आदान प्रदान होता है उसका जो प्राइस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। देन इंडियन ट्रेडर्स और हैंडीक्राफ्ट पर्संस को लॉस होता है, और इसीलिए ये हैंडीक्राफ्ट भी 1857 के रिवॉल्ट में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स अपने पार्टिसिपेट करते हैं। देन द थर्ड इज द एनेक्सेशन ऑफ रेंट फ्री लैंड। तो अब देखिए उसमें कुछ ऐसे लैंड होते हैं उस समय में जिनसे बिल्कुल भी रेंट नहीं आता है, बिल्कुल भी कह सकते हैं रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आ रहा होता है। तो विलियम बेंटिंग क्या करता है, अटैक करता है ऐसे बहुत सारी जागीर से जिससे टैक्स आता ही नहीं था। देन इमाम कमीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक इमाम कमीशन, ध्यान रखिएगा इमाम कमीशन, तो इमाम कमीशन को इंट्रोड्यूस किया, अपॉइंट किया, और 20,000 जागीर को उसने ब्रिटिश की टेरिटरी में इंक्लूड किया जिसमें से बिल्कुल भी कलेक्शन नहीं आ रहा था। यानी कि जहां के लैंड ओनर्स, जहां की जागीर के लैंड ओनर्स टैक्स देने में असफल होते हैं, उन 20,000 जागीर को एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। was introduced by the Imam Commission who have conquered or annexed 20,000 of Jagirs that was rent free. Then the fourth reason is the growing unemployment. So look, with the introduction of the modern education, western education system in India, तो जो ओरिएंटलिस्ट थे और कहें जिसमें ब्राह्मण पंडित थे और मौलवीज थे, तो ये कैसी शिक्षा देते थे, पर्शियन पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो whenever the western education system is introduced in India, the condition of that pandits and maulvis were worse, क्योंकि अब इनके पास बिल्कुल नौकरी नहीं बची, इनके पास कोई जॉब नहीं बची। देन ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम, ये ओरिएंटलिस्ट जितने भी थे वो बिल्कुल जॉबलेस हो जाते हैं। न केवल वे बल्कि सोल्जर्स, आर्टिसंस, स्कॉलर्स भी पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड हो चले जाते हैं, एंड दैट वाज इकोनॉमिकल कॉजेज। तो उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते, और इसके अनसेटिस्फाई होकर इन्होंने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। देन द बिग फेमाइन फ्रॉम 1837 टू 1838, तो 1837 से लेके 1838 के बीच में जो अकाल पड़ा, फेमाइन पड़ा, उसमें क्या हुआ, पहली बात तो बहुत बड़ा फेमाइन था, और ये इतनी बड़ी ग्रेव मिस्री उन पीजेंट्स के लिए साबित होता है जो पहले से ही इकोनॉमिकली बहुत ही परेशान, उनसे उनका लैंड छीन लिया गया, उनको हाई टैक्स देना पड़ रहा था, रेवेन्यू कलेक्शन का टैक्स एज अ कलेक्शन देना पड़ रहा था। उसके बाद ये फेमाइन जैसी घटना होती है और सरकार की तरफ से बिल्कुल भी वेलफेयर या कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है इस फेमाइन से बचने के लिए, जिसने ऐसी कंडीशन को जन्म दिया जिससे लोग इकोनॉमिकली परेशान होकर ब्रिटिशर्स से अनसेटिस्फाई होते हैं और रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। सो these are the 5 causes under the economical causes which are responsible for the revolt in 1857. अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो अब आपका है सोशियो रिलीजियस कॉज। सोशियो रिलीजियस कॉज, यानी अगर देखें एट दैट टाइम जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी, जिस तरीके की सामाजिक और धार्मिक स्थिति पैदा होती है, उसने भी रिवॉल्ट की तरफ लोगों को प्रेरित किया, और वो पहला था एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। मैंने आपको बताया कि द चार्टर एक्ट 1813 में जो चार्टर एक्ट आया तो उसी के साथ में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक राइट दे दिया कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए और इधर के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाए। यानी बाइबल को इंट्रोड्यूस किया गया
and the Christian missionaries criticized the Hindu and Islamic culture and religion. ये जब क्रिश्चियन मिशनरीज आफ्टर द चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1813 आती है, क्रिश्चियन मिशनरीज, तो इसने क्रिटिसाइज किया हिंदू कल्चर को और मुस्लिम कल्चर को और रिलीजन को. साथ ही में द क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स वर द कंपल्सरी एंड द इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो इंडियन स्कूल और कॉलेजेस में क्रिश्चियंस के जो धर्म था और जो प्रिंसिपल्स थे उनको पढ़ाना कंपल्सरी कर दिया गया. उन्होंने बाइबल को इंट्रोड्यूस कर दिया. गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में बाइबल पढ़ाना इंट्रोड्यूस कर दिया और कंपल्सरी कर दिया. सो जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग थे, यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे, कंजर्वेटिव माइंड के जो लोग थे, जिसमें हम ओरिएंटलिस्ट की बात करेंगे, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया में आकर और हमारे जो लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी में चेंज करना चाहते हैं. सो द क्रिश्चियन मिशनरीज trying to change us the Hindu and Muslims into the Christianity religion में. So इसलिए कंजर्वेटिव माइंड के जो लोग थे उन्होंने ऐसा समझा और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया एंड दे stood against the Britishers in revolt 1857. Then the second is the introduction of the Western education. जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज वे आर ट्राइंग टू चेंज द हिंदूज एंड मुस्लिम इनटू द क्रिश्चियनिटी रिलीजन. तो इससे क्या होता है, लोग ये समझते थे कि हम इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है और हमें हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज चाहिए. वैसे ही वो चीज नजर आती है जब इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम होता है. सो द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी थी. So medium of English was introduced in the Western education system and there is in 1829. So the English class is established in madrasas in Bengal and the Banaras Sanskrit College. तो जो बनारस में संस्कृत कॉलेज था और बंगाल में जो मदरसा था उसमें इंग्लिश मीडियम को, इंग्लिश क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है. कब? 1829 में. और ये बताया जाता है कि जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी. सो दिस वाज नॉट वेलकम बाय द ब्राह्मण पंडित एंड द मौलवीज. तो ये बिल्कुल भी रास नहीं आता है जो मौलवीज होते हैं और ब्राह्मण पंडित होते हैं, और इन्होंने इसका विरोध किया, इसके अगेंस्ट में. एंड दे थॉट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, तो जिस तरीके का करिकुलम वेस्टर्न एजुकेशन का है और वो क्या कर रहा है कि वो लिटरेचर को प्रमोट कर रहा है, बट साइंस और लिटरेचर को तो पढ़ा ही रहा है, वो केवल साइंस और लिटरेचर के बहाने से क्या कर रहा है, हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको खत्म कर देगा और हमें क्रिश्चियनिटी में बदल देगा. सो यानी कि इंडियन जो ओरिएंटलिस्ट थे वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन मिले. लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड करना चाहूंगा कि ये वेस्टर्न एजुकेशन का ही प्रभाव था कि 1857 में लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पता चला, नेशनलिज्म के बारे में पता चला, ठीक है, साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में पता चला, और लोगों ने देश दुनिया में क्या चल रहा है वेस्टर्न एजुकेशन के माध्यम से सीखा. इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें 1857 के बाद आने वाले समय में पता चलता है. चलिए, तो ये दूसरा रीजन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. एंड द थर्ड वन इज लॉज इंटरफेयरिंग विद द रिलीजन्स एंड कस्टम्स. लॉज इंटरफेयरिंग with the religion and customs of India. So देखिए, at the time of the British rule in India, there were some laws which were prohibited and there was different social reforms were introduced in India by the Britishers. वो कौन कौन से रिफॉर्म थे? जैसे सेवरल लॉज पास किए गए, उसमें मैं बताऊंगा एबोलिशन ऑफ सती, दैट इज इन 1829 बाय विलियम बेंटिंग. तो सती प्रथा, जो सती कल्चर था 1829 में, वो विलियम बेंटिंग ने उसको एबॉलिश किया. ठीक है. दूसरा विडो रीमैरिज एक्ट. तो विडो रीमैरिज एक्ट एक आया जो कि आपका 1856 में आया एंड विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था. एंड ऑल्सो द प्रोहिबिशन ऑफ द फीमेल इन्फेंटिसाइड और द पॉलीगैमी एंड द चाइल्ड मैरिज. सो दीज वर द सोशल कस्टम्स और द कस्टम्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम द पास्ट ऑफ द ईयर्स. बहुत साल से ये सारी चीजें चलती चली आ रही थी, बट
अब बिकॉज ये इंडिया का ट्रेडिशन था, कस्टम्स था, ये सारी चीजें आकर ब्रिटिशर्स यहाँ पर चेंज करते हैं, एंड ऑल दीज हैड नॉट बीन ईगरली एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। तो इंडियंस के द्वारा ये सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया में सती प्रथा चल रहा था, लोग इसको कस्टम मानते थे, ट्रेडिशन मानते थे। विडो रिमैरिज नहीं करवाई जाती थी, विधवाओं की शादी नहीं करवाई जाती थी, ये भी लोग कस्टम मानते थे। लेकिन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज एक्ट्स वर पास्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो इन्होंने, इंडियंस ने बिल्कुल भी, इंडियन सोसाइटी के लोगों ने जो कि कस्टम्स को ध्यान देते थे, ट्रेडिशन को ध्यान देते थे, रिलीजन को ध्यान देते थे, बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड दे थॉट दैट ब्रिटिश वर ट्राइंग टू डैमेज देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, कि ब्रिटिश हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। तो इसके चलते इनका भी जो एक गतिरोध होता है, जो विरोध होता है, वो 1857 की क्रांति में नजर आता है। ऐसे सारे रिलीजियस और कस्टम्स लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं 1857 के रिवॉल्ट में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो दीज वर द सोशियो रिलीजियस कॉजेज। Now if we talk about the military causes, so under which I have divided the three military causes. The first one is the low salary and the poor prospect of promotions of Indian. तो अगर हम देखें तो as we compare the Indians and the European soldiers, so Indian soldiers were discontented because they were paid 8 times less than the European soldiers. तो भारतीय जो soldiers थे उनको जो सैलरीज मिलती थी वो यूरोपियन जो सोल्जर्स थे उनसे 8 टाइम्स लेस मिलती थी, 8 गुना कम मिलती थी। और ऑल द हाई रैंक्स वुड बी रिजर्व फॉर द यूरोपियन सोल्जर्स ओनली। और जितनी हाई रैंक्स हुआ करती थी वो किसके लिए होती थी, यूरोपियन सोल्जर्स के लिए रिजर्व होती थी पहले से। सो द हाईएस्ट पोस्ट विच विल अचीव बाय द एनी इंडियन, दैट इज द सूबेदार। और सूबेदार की पोस्ट सबसे हाईएस्ट रखी जाती थी इंडियन सोल्जर्स के लिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है, जिस तरीके से ये प्रोस्पेक्ट और प्रोसीजर होता है। और प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन केवल सूबेदार तक का, और सैलरी की बात करें तो सबसे ज्यादा सैलरी यूरोपियंस की हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें क्या करती है, पहली बात तो सैलरी कम, दूसरी बात प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी कम, और तीसरी बात कि भाई ऐसा है कि बिल्कुल अगेंस्ट यूरोपियंस को बहुत अलग ट्रीट किया जाता था, इनको अलग, यानी देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं कि जो इंडियन सोल्जर्स सिपाहीज होते हैं उनके मन में ब्रिटिश के लिए एक अगेंस्ट का बिहेवियर प्रूव करती हैं, और ये 1857 में रिवॉल्ट में नजर आता है। देन द सेकंड इज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। सो देयर इज अ एक्ट व्हिच इज नोन एज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 is introduced or passed by the Governor General Lord Canning। तो लॉर्ड कैनिंग जो होता है वो 1856 में एक सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पास करता है। तो ड्यू टू अंडर दिस, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द सिपाहीज विच बिलोंग टू द बंगाल, तो बंगाल के जो सिपाहीज हैं उनसे ये साइन करवाया जाता है कि दे विल ऑलवेज बी रेडी टू सर्व द ब्रिटिश इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के किसी भी भाग में वो सर्व करने के लिए तैयार रहें, ये तो हो जाता है। अब वो चाहे विद इन इंडिया हो और ये चाहे आउटसाइड इंडिया हो। बट ओवरसीज, इसके पहले क्या होता है कि इंडियन जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी भी बाहर या अपने देश के बाहर समुद्र की यात्रा पार करके नहीं गए होते लड़ने। सो यानी कि दीज काइंड ऑफ योवेजेस वर एज अ टैबू फॉर द इंडियन सोल्जर्स। तो टैबू यानी कि जो उनसे पहले कभी उनके द्वारा देखा या सुना या समझा ना गया हो, तो ये एक टैबू होता है। और वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, एंड दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशन एंड जो कल्चर, इनका जो ट्रेडिशन, भारतीय सिपाहियों का जो कल्चर और ट्रेडिशन होता है वो खतरे में है, वाज एज स्टेक। देन नो अलाउंस, इसके अलावा हम अगर सर्व करने जाते भी हैं आउटसाइड द इंडिया, तो देयर वुड बी नो अलाउंसेस फॉर देम, उनको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, सैलरी नहीं दी जाएगी, अलाउंसेस नहीं दी जाएगी। तो ये डिससेटिस्फैक्शन आगे चल के रिवॉल्ट में सिपाहीज का नजर आता है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़ते हैं। देन द थर्ड रीजन इज द लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज इन द ब्रिटिश आर्मी। लुक, तो एट दैट टाइम इन 1857 द रेशियो बिटवीन द इंडियन सिपाहीज एंड यूरोपियन ब्रिटिश आर्मी दैट इज 5:1, यानी कि अगर देखें तो 5:1 के रेशियो में इंडियन सिपाहीज और ब्रिटिशर्स थे, 5 और ये 1 प्रोपोर्शन। सोचिए कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स उसमें थे, बट इतने सारे थे। अगर देखें तो लगभग 2,38,000 सोल्जर्स इंडिया के थे एंड यूरोपियन सोल्जर्स 45,322। तो ये नंबर, ये स्टैट है, ये इंडियन सोल्जर और ये ब्रिटिश सोल्जर या यूरोपियन सोल्जर। तो लुक,
As per the number is very larger, but there is a discrimination between them. मैंने जैसे बताया इनको सैलरी ज्यादा मिलती थी, 8 टाइम्स ज्यादा ब्रिटिशर्स को या यूरोपियन सोल्जर्स को एज कम्पेयर टू द इंडियन। इसके अलावा जो इंडियन सैनिक थे वो संख्या में यानी नंबर्स में तो ज्यादा है, और जब नंबर्स में ज्यादा है तो इनको कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है ना अंदर से कि हमारी संख्या ज्यादा है और हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि ये रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। देन अब एक और कल्चर होता है कि आपको पता होगा कि इंडिया में उस समय दाढ़ी और मूंछ यानी मुस्टैच और बियर्ड रखने का एक परंपरा था, और इसको ये अपनी एक परंपरा, एक शान मानते थे। लेकिन जब इंडियन सिपाहीज वहां पर गए यानी रिक्रूट होते हैं ब्रिटिश आर्मी में, तो उनको ये दाढ़ी और मूंछ, मुस्टैच और बियर्ड को कटवाने के लिए बोला जाता है, ट्रिम करने के लिए बोला जाता है, और ये बिल्कुल अलाउ नहीं था कि आप बियर्ड और मुस्टैच के साथ सर्व करें। इसलिए ये भी एक विरोध का कारण माना गया है, कुछ राइटर्स ने इसमें लिखा है। देन ये भी एक रीजन होता है। एंड 1854 में इट इज एन इम्पोर्टेंट, 1854 में एक डाकघर अधिनियम, द प्रोविजन ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज प्रोविजन को पास किया जाता है 1854 में। तो इसके पहले जो सोल्जर्स होते थे वो फ्री में लेटर्स को पोस्ट किया करते हैं। सपोज अगर वो कहीं सर्व करने जा रहे हैं तो अपने फैमिली से कम्युनिकेशन के लिए फ्री में लेटर को पोस्ट कर सकते थे। लेकिन 1854 में एक प्रोविजन पास होता है जिसको हम डाकघर अधिनियम के नाम से जानते हैं, द प्रोविजन ऑफ पोस्टेज। तो उसमें इस अधिकार को भी खत्म कर दिया जाता है, यानी कि इस पे प्रतिबंध, इस पे रोक लगा दी जाती कि अब जो सोल्जर्स हैं वो फ्री में अपने घर वालों को चिट्ठी नहीं भेज सकते। देन एक और रीजन है द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856। तो जो अवध में एनेक्सेशन हुआ था 1856 में, मैंने आपको बताया तो वाजिद अली शाह का। तो क्योंकि बेसिकली अवध की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, ये ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे सेना में बहुत ज्यादा लोग थे। तो क्योंकि अवध का जो एनेक्सेशन हो गया था तो वहां पे इनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसका एनेक्सेशन डायरेक्टली कंट्रोल में ब्रिटिशर्स के आ जाता है। तो इसलिए अपने परिवारों की सुरक्षा और सलामती के लिए भी इनको खतरा महसूस होता है, इसलिए भी इन्होंने एज अ मिलिट्री कॉज मैंने इसको कंसीडर किया, और इन्होंने 1857 में इस वजह से, इस अनसेटिस्फैक्शन की वजह से भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now look the last cause, which is the immediate cause for the revolution. Immediate cause for the revolution, यानी उस समय का तत्कालिक कारण, यानी कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं जो उसी समय से बिलोंग करते हैं और उस घटना में घी का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि इमीडिएट कॉज में देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, कब? 1856 में। तो 1856 में एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन होता है, विच वाज रिप्लेसिंग द ब्राउन बेस गन, ठीक है। तो इससे पहले ब्रिटिश आर्मी में ब्राउन बेस गन चल रही होती है, लेकिन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल इन 1856 इट वाज बिलीव्ड दैट कि ये इसका जो कैट्रिज था वो ग्रीस्ड होता था, ठीक है। ग्रीस्ड कैट्रिज वाज देयर एंड द कैट्रिज, जो ग्रीस थी कैट्रिज की, वो किससे बनी होती थी? बिकॉज ऑफ द काउज एंड द पिग। तो काउ और पिग की जो से ग्रीस्ड होती थी, ठीक है, इनके फैट से, काउ और पिग के फैट से ये ग्रीस्ड होती थी कैट्रिज, यानी चमड़े से बंधी होती थी। उसको क्या करना होता था कि बोथ ये जो कैट्रिज थी इसको अपने दांतों से, ठीक है, कैट्रिज को उस फैट से, काउ या पिग के फैट से जो बनी है उसको निकालना पड़ता था, ठीक है। सो द कैट्रिज हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर लोडिंग। लोड करने के पहले उसको बीटन, काटना पड़ता था, अलग करना पड़ता था। सो ऐसा क्या हुआ कि बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपॉइज गेट पैनिकी। अब उस कैट्रिज को दांत से निकालने के लिए इसको पैनिकी, हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए काउ सैक्रेड होती है, धर्म का प्रतीक है, और मुस्लिम जो होते हैं वो पिग से दूर हटते हैं, ठीक है, पिग को नहीं मानते, देन वो उनके धर्म के खिलाफ है। सो दे रिफ्यूज टू यूज दिस
राइफल। तो इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया और एनफील्ड राइफल को यूज ना करने का विरोध किया कि हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं इसके अगेंस्ट, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। एंड व्हेन दे फोर्स टू यूज देम, और जब उनको फोर्स किया गया कि नहीं आपको यूज करना ही पड़ेगा, देन देयर इज द ब्रेक आउट और ब्रोकन आउट, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज ब्रोकन आउट। इस तरीके से रिवॉल्ट 1857 में स्टार्ट हो जाता है, दैट इज इन जनवरी 1857। तो अब टाइम आ जाता है जनवरी 1857 का, जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, ब्रोक आउट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे के सारे रीजन, सारे के सारे कॉजेस बता दिए, जिसमें पॉलिटिकल कॉज में मैंने सब डिवीजन किया, कई सारे कॉजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिलिट्री कॉज बताया, सोशियो रिलीजियस कॉज बताया, इकोनॉमिकल कॉज बताया एंड इमीडिएट कॉज भी बताया। सो दीज कॉजेस वर द इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप याद कर सकते हैं। देन इन आवर लेटर वीडियो, आगे आने वाली जो वीडियोज है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ब्रोक आउट, ये कैसे ब्रोक आउट होती है और आगे चल के इसको सप्रेस कैसे किया जाता है। टेबुलर फॉर्म में हम पढ़ने की आगे कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से उसको याद कर सके। So I will be coming back with a new topic. Some interesting topics were there. Till then, take care and bye bye.